सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिवानी, भिवानी, हरियाणा से। जैसा कि आप जानते हो कि स्क्रीन पे देख रहे हो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि एमए का एमए हिंदी का फाइनल ईयर का पेपर नंबर 3 भारतीय संस्कृति से जो आंदोलन है उससे संबंधित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लेकर के आज मैं आपके साथ। आइए एक एक करके इस आंदोलन को समझते हैं। ये आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात कर लेते हैं। इसको हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, सैनिक विद्रोह कह सकते हो, या हिंदू मुस्लिम संगठित संघर्ष इसका नाम दे सकते हैं। इसकी तिथि जो है 31 मई रखी गई थी, लेकिन ये समय से पहले चर्बी वाले कारतूस के कारण मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर छावनी में ये 10 मई को ही शुरू हो गया, जो कि इसकी असफलता का मुख्य कारण बना। इस विद्रोह में इटावा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, बनारस आदि स्थान के राजाओं ने भाग लिया। इसके जो असफल होने के बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि इसमें कुशल नेतृत्व की कमी थी, देशी शासकों का असहयोग था, शक्तिशाली ब्रिटिश जहाज बेड़ा था, प्रतिभाशाली ब्रिटिश सेनापति से संचार साधनों पर उनका नियंत्रण था, अंग्रेजों की कूटनीति थी और अंग्रेजों की दमन नीति के कारण यह विद्रोह या यह क्रांति असफल रही। लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों में एक नई जागरूकता फैला दी। ब्रिटिश सरकार को ये नासूर की भांति खोखला करना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता की पहली जो छवि थी वो उभर कर लोगों के सामने आई। इस क्रांति ने जादू जैसा कार्य किया। जो परिणाम की बात अगर करें तो भारतीयों पर क्रूर अत्याचार करने अंग्रेजी सरकार ने शुरू कर दिए। 35 वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आवाज़ उठनी बंद हो गई। स्वतंत्रता संग्राम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, तो ये अगला पड़ाव कांग्रेस की स्थापना है। कांग्रेस की स्थापना के एक भारतीय लोक सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर, यानी आज 29 दिसंबर हुई है, कल 28 दिसंबर ये उसकी स्थापना दिवस था। 1885 में मुंबई में ये हुआ और 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनेक महान नेताओं के लगातार अथक प्रयासों से देश की दासता की श्रृंखला में उन्हें मुक्त करवाने का कार्य करती रही। ब्रिटिश साम्राज्य में आने वाले खतरों से बचाना भारतीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य रहा। इनके मुख्य उद्देश्य रहे भू राजस्व की मात्रा में कमी करवाना, नमक के कर को घटाना, भू राजस्व निश्चित करवाना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और आने वाली जो नीतियाँ थी, उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, उन पर नज़र रखना, सेफ्टी बल्ब के रूप में इसने कार्य किया था। आइए उसमें अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग जो कि इससे पहले एक पड़ाव और आ चुका है 1905 में, जो कि बंग भंग के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है इस समय के लॉर्ड थे, यानी आधिपत्य था उनका, अंग्रेजी सरकार की तरफ से वो नियुक्त थे। बंग भंग ने जो है थोड़ी सी
नीति को बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति बढ़ानी शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए वो विभिन्न तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जिससे कि भारतीयों में फूट पड़ी और जिसका परिणाम मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उनका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना, भारत में मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना, भारत के मुसलमानों में अन्य समाजों के प्रति शत्रुता की भावना को रोकना। इस प्रकार के जो परिणाम है ये मुस्लिम लीग करती रही। इसी फील्ड में लाल बाल पाल जैसे यानी क्रांतिकारी वर्ग का भी उदय हुआ। इससे अगले ही पड़ाव में लाल बाल पाल, जो कि भारतीय साहित्य में बहुत ही फेमस है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पॉल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने पहली बार स्वराज्य प्राप्ति का उद्देश्य दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। जनता में इन्होंने प्राण सा फूंक दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। रोटी और कमल का संकेत बनाकर जन जागरण किया। और ये प्रधानतः जो तीनों ही गर्म दल के नेता थे और ये सभी शिक्षित भारतवासियों के नेता थे। अगले क्रम की तरफ चलते हैं। होम रूल लीग 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। स्वराज्य की दौर में होम रूल के नेताओं ने प्रचार यात्रा विजय यात्राओं से कम नहीं थी। उनकी देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई। नवयुवकों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। उनमें नया उत्साह और स्फूर्ति इन्होंने भरी और उग्र राष्ट्रवाद की तरफ ये पहला कदम हम कह सकते हैं। प्राण देने ये जो नेता इसमें हुए, उन्होंने कहा कि प्राण देने से पहले प्राण लो। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। हमें शत्रुओं का सिर काटना पड़ेगा, बेकार मत बैठो, पृथ्वी पर बोझ मत बनो, इस तरह के नारे जो है यहाँ पर दिए। आइए अगले क्रम की तरफ चलते हैं। होम रूल लीग के बाद जो है रोलैक्ट एक्ट जैसे जाना जाता है, 1917 से लेकर के गांधी युग का प्रारंभ होता है और खेड़ा और सत्याग्रह आंदोलन जैसे शुरू हो जाते हैं। दक्षिण भारत के आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद भारत में सत्याग्रह शुरू कर दिया था और इन सत्याग्रहों को रोकने के लिए हाई कोर्ट के एक जज रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें ऐसा नियम पास हुआ जिसे रोलैक्ट एक्ट का नाम दिया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में भेजा जा सकता था। तो इसका विद्रोह करने के लिए संपूर्ण देश में जोर शोर से विरोध हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में हिंदू मुसलमानों का सम्मिलित जुलूस निकाले गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तार करने को रोकने के लिए, इनको छुड़वाने के लिए 19 अप्रैल 1919 को इस विरोध को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक आम सभा हुई और इसका समाचार पाते ही जनरल डायर ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए और जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया। और इस बाग में सभी आयु के, सभी वर्ग और जाति के लगभग 20,000 लोग शामिल थे और उन पर निहत्थे लोगों पर बारूद और गोलियां दागी गई, जिससे कि क्रूरता का यह ऐसा कार्य इतिहास में कहीं अन्य उदाहरण नहीं है। यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से शोभित होकर, दुखी होकर पूरा देश जो है हिल गया था। इसमें अकेला पंजाब नहीं, अमृतसर नहीं, पूरा देश जो है इस अग्नि से जल रहा था कि किस प्रकार का नरसंहार यहाँ पर किया गया है।
तो इसी के अगले क्रम में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, जो कि 1920 में सबसे बड़ी संख्या में आम जनता ने इसमें भाग लिया। करबंदी आंदोलन का अंत करवाना चाहते थे। विधानमंडल, कॉलेज, अदालत, स्कूल सभी ने बायकॉट इसमें किया। जनसाधारण को चरखा कातने और कपड़ा बुनने का काम सौंपा गया। स्वयं गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक उपाधियां जो सरकार ने उन्हें दी थी लौटा दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। घर घर चरखा काता जाने लगा। हाथ का काता हुआ जो कपड़ा था, खादी जो थी, उसका प्रयोग राष्ट्रीय पोशाक बनाई गई। कृष्ण मंदिर या तीर्थ स्थान माने जाने लगे। ब्रिटिश सरकार ने भी दमन की नीति जो है बहुत ही तेजी से चलाई। वायसराय चेम्सफोर्ड की जो नींद है वो हराम हो गई। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि विदेशी शिक्षा, भाषा, सभ्यता, वस्तु के प्रति मोह टूटा। राष्ट्रीय प्रणाली की नींव रखी गई। देशी भाषाओं का महत्व बढ़ा और देश में अभूतपूर्व एकता के दर्शन हुए। हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द का वातावरण बना। लेकिन एक अप्रिय घटना, एक हिंसात्मक घटना इसमें घट गई चोरा चोरी नामक स्थान पर। तो इस अप्रिय घटना के घटते ही गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना की। अगली घटना जो है साइमन कमीशन है 1927 में, जो ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन शासन व्यवस्था की जांच हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति की। सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसी का विरोध रोष बढ़ गया, मुंबई तक पहुंचा और देश व्यापी आम हड़तालें हुई। साइमन कमीशन वापस जाओ काले झंडे दिखाकर उसका स्वागत किया गया। प्रदर्शन करने में लाला लाजपत राय पर बहुत सारी लाठियां बरसाई गई, जिससे वो घायल हुए। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य में कब्र की कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया और भगत सिंह ने इन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मार डाला, यानी गोली चलाकर मार डाला। अगली जो मुख्य घटना हुई वो पूर्ण स्वराज्य की मांग है। 1928 में कोलकाता अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी, लेकिन अगले अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 पहली बार जो है 1929 में पूर्ण स्वराज्य की बात की गई। इससे अगले क्रम में चलते हैं सविनय आयोग आंदोलन, क्योंकि हमने यहाँ 16 नंबर के लिए पेपर प्रश्न को लिखना है और अगर एक पर ही हम बहुत सारे डिटेल लिखेंगे तो आगे हमारा प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सरकार की दमन की नीतियों के बावजूद भी भारतीयों में बलिदान और उत्साह की भावना जो है रोज के रोज बढ़ती जा रही थी। देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च, बहुत बार पूछ लिया जाता है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ या कार्यकर्ताओं के साथ दांडी की यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल को समुद्र के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा। 9 अप्रैल को 1930 को यह कार्यक्रम निश्चित हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे गांव में अवैध नमक बनाया गया। शराब की दुकानें, अफीम के अड्डे, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें थी उन पर धरने दिए गए। नवयुवक वर्धा हर घर में सूत कातना शुरू हो गया। विदेशी कपड़ा जलाने लगे। हिंदुओं में छुआछूत छोड़नी चाहिए। बहुसंख्यक लोगों में संतोष भावना बढ़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, फारसी सभी आपस में मेल जोल से कार्य करना शुरू कर दिए। विदेशी सरकार, विदेशी स्कूल कॉलेजों को विद्यार्थियों ने त्याग दिया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार इसने व्यापक रूप से कार्य किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं गांधी इरविन समझौते की तरफ।
वायसराय इरविन और गांधी के बीच एक लंबी बहस के बाद 26 बंदियों को छोड़ा गया और गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। यानी पहली गोलमेज जो कि 1930 में हुई थी, किसी भी भारतीय ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद दूसरी गोलमेज जो कि 1931 में हुई, उसमें लेने का निर्णय हुआ। और जो तीसरी गोलमेज है जो 32 में हुई, इस आंदोलन को वापस लेने की बात हुई और गांधी जी ने इसका बहिष्कार भी किया। आंदोलन बंद करवाया गया। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और पहली बार जो तीसरी गोलमेज थी उसमें अंबेडकर और गांधी जी एकमत हुए। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव कराए गए और कांग्रेस को बहुत मात्रा में मत प्राप्त हुए और स्वराज्य प्रत्येक भारतीय के होठों पर एक मंत्र की भांति बन गया। यहाँ तक हम गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं। आगे जो क्रिप्स मिशन भारत में द्विराष्ट्र की भावना जो है 1940 में आई। द्विराष्ट्र का आधार बनाकर पाकिस्तान की मांग की गई और हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक धर्म की भांति नहीं, उन्हें दो सामाजिक व्यवस्थाएं बताया गया और वो एक ही राज्य में गुथी नहीं रह सकती थी, इस प्रकार की बात कही गई। सर सैयद अहमद खान ने यह पहली बार बात रखी। इकबाल जो कि राष्ट्रीय शायर थे, उन्होंने भी कौमी गीत गाने शुरू कर दिए, जिससे भी मुसलमानों में शक्ति का संचार होना शुरू हो गया। भारत पाक विभाजन की बात शुरू हो गई थी। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया। यहाँ हम महत्वपूर्ण घटनाओं को ही इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वराज्य शब्द वो जोर पकड़ता जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। चर्चिल न चाहते हुए भी भारत की मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने वार्ता के लिए सर सेंटफोर्ड क्रिप्स को वार्ता के लिए भारत भेजा, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। सभी दलों और नेताओं की वार्ता के बाद क्रिप्स ने एक मसौदा तैयार किया। उसी मसौदे उस योजना उसमें कोई भी नयापन नहीं था। कांग्रेस शासन पद्धति बदलना चाहती थी, जबकि क्रिप्स भविष्य पर बल दे रहे थे। नेहरू जी ने आत्मनिर्भर होने के सिद्धांत और पाबंदियां तथा सीमाओं के बारे में कहा कि उनका भविष्य तो अंधकार में उन्हें लग रहा है, तो इस पर कोई भी समाधान नहीं निकला और क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल रहा। इससे जो है पूरे देश में विरोधी आंदोलन और असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ गया। भारतीयों और ब्रिटिश शासकों के मध्य दूरियां और अधिक गहरा गई। भारत छोड़ो आंदोलन अगले क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन है, जो कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने जोशीले भाषण देते हुए लोगों को प्रोत्साहित किया और 9 अगस्त के सभी साथियों के साथ गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के समय उनका एक ही मंत्र था, करो या मरो। अब जो अहिंसा की बात करते थे, उन्होंने पहली बार खुलकर कहा कि वही राष्ट्र जीवित है जहां खुशी खुशी मौत को गले लगाया जाता है। और उन्होंने करो और मरो की बात की। 21 दिन तक उन्होंने जेल में रहकर उपवास रखा गया, लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। यह आंदोलन जो है बड़ा ही निर्णायक आंदोलन साबित हुआ। नए वायसराय बने जो कि लॉर्ड वेवल थे। उन्होंने गांधी जी की मौत की जिम्मेदारी से बचने के लिए 6 मई 1944 को उनको रिहा कर दिया। इसी बीच आज़ाद हिंद फौज जो कि 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की।
वे प्रगतिशील विचारधारा के पक्षधर थे। उन्होंने सशस्त्र आंदोलन के संयोजक थे। उन्होंने मानव प्रेम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि मेरे लिए सत्य की आवश्यक प्रकृति ही प्रेम है। प्रेम इस सृष्टि का सार है और मानव जीवन का आवश्यक अंग है। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के नारों ने भारतीय जनता के अंदर एक महान यानी फिरंगियों के प्रति विद्रोह जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया और भारतीय जनता को इकट्ठा करने में, शक्ति और प्रभाव को समाप्त करने में उन्होंने भयंकर टक्कर का कार्य किया। आगे कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। 24 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उसके 3 कार्यकारिणी अधिकारी थे। उनके 3 उद्देश्य माने जाते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा स्थापित करना, ऐसी कार्यकारिणी परिषद स्थापित करना जिसका समर्थन सभी दल करते हों, और ब्रिटिश सरकार के निर्वाचन प्रतिनिधियों और देशी रियासतों के साथ साथ सलाह मशवरा करके संविधान बनाने के तरीकों पर उनकी सहमति प्राप्त करना। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। यह योजना मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की और कांग्रेस के अखंड भारत की मांग के बीच समझौता थी। इस विषय में गांधी जी ने हरिजन के माध्यम से कहा। हरिजन एक पत्र था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वे बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा बना देंगे जिसमें दुख और कष्टों के नाम तक नहीं रहेगा। यानी पाकिस्तान को एक पृथक संविधान तैयार करने के लिए अलग सभा गठित की जाए। अंत में आज़ादी की सुनहरी शाम जो कि 14 अगस्त की अर्धरात्रि को भारत पाकिस्तान नाम के 2 अन्य राष्ट्रों का उदय हुआ और 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक आधी रात के समय, जबकि सारा संसार निद्रा मगन था, भारत में स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान हुआ। इतिहास में यदा कदा ही वह क्षण आता है जब पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं, जब दीर्घकाल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। तो यह आज़ादी की सुनहरी शाम थी, लेकिन वहीं हमें विभाजन का दर्द भी था। 1947 के अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। 125 सालों के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम विभाजन का दर्द झेलते हुए हमें जन्मसिद्ध स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और भारतीयों ने खुली हवा में सांस ली, जो कि भारतीयों के लिए गर्व की बात बनी। उम्मीद करती हूँ यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। इसमें मैं मुख्य कुछ आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। करो या मरो का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। द्विराष्ट्र की अवधारणा किस सन में आई? धन्यवाद।